हाँ जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। लास्ट टाइम हम जी सर। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स थे, वो ये थे कि जितने इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे इतने टाइम्स हम जो है उसके डेरिवेटिव लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि सिर्फ एक आर्बिट्ररी मौजूद है जिसका नाम ए है। हमने इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया। अब करना ये है कि डेरिवेटिव के बाद ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए नहीं बनी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देयर इज़ नो एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यू हैव टू रिमूव। अब आपने रिमूव करना है इसको किसी तरीके से कि ए इसमें से निकल जाए। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन ए को इस जैसा बनाने के लिए, टू जैसा बनाने के लिए, ताकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए या ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो वन को जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इस पूरे को डिवाइड करवा दिया, डिवाइड करवाया तो ये आ गई। फिर आपने लिखा कि भाई इक्वेशन 2 और 3 को प्लस कर दें। जब इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से प्लस करेंगे तो ये दोनों टर्म जो हैं कैंसिल हो जाएंगी, लास्ट वाली। वन के अंदर वन ऐड होगा तो टू हो जाएंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर y अपॉन एक्स ऐड होगा तो ये बन जाएगी। तो ये इस तरह आपके पास ये रिमूव हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हुआ है, तो अब ये आपकी फाइनल जो बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें नो अपीयरेंस ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट विद वन डेरिवेटिव, यानी कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन है। ऑर्डर वन क्यों है? क्योंकि गिवन इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ये वजह थी। नेक्स्ट ये है कि फॉर्म अ सुटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस। ये आपको अगेन एक फंक्शन दे दिया गया है, जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कौन बताएगा गिवन इक्वेशन में? सर जी सर 2 है। 2 हैं, जिनका नाम ए और बी है। इसका मतलब है यू हैव टू टेकिंग डेरिवेटिव 2 टाइम्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम देखे मतलब बगैर निकाले हम बता सकते हैं कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। ठीक है, कैसे? इन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इनकी वजह से हम बता सकते हैं कि इसकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी उसका ऑर्डर 2 होगा। तो जी इसका फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ले लिया हमने, ये आ जाएगा। ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ए ऐसे ही रहा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर अगेन हमने क्या किया, ऐसा कभी सेकेंड जो है हमने इसको सेकेंड ऑर्डर ले लिया, जो फर्स्ट ऑर्डर आया था, क्या हो जाएगा, साइन का कॉस और इस कॉस का माइनस साइन, यानी माइनस बी साइन हो गया। अच्छा जी, नाउ टेकिंग माइनस साइन कॉमन आउटसाइड फ्रॉम बोथ टर्म, इन दोनों में से हमने माइनस साइन बाहर ले लिया। फिर हमने ये देखा कि जो अंदर वाली टर्म है, जो ये है टर्म, ये एग्जैक्टली ऊपर मौजूद है ना। जब एग्जैक्टली मौजूद है, अब सेकेंड ऑर्डर तो आ गया, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए। कभी कभार ऐसा होता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं बाय द यूजिंग या टेकिंग डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव ले, कभी कभार डेरिवेटिव लेते हैं तो उसी से आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, दोनों के दोनों रह गए। अब फिर हमने क्या किया, इसको रिमूव तो करना था, एलिमिनेट करना था। तो हमने क्या किया, इसकी जब जब वाई माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर जो वैल्यूज़ बची हैं दो, ये बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं जो कि वाई के बराबर होती हैं। तो हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी वाई, ये लिख दी थी वाई। ठीक है, माइनस साइन वैसे ही है और इस पूरी की जगह पे इसकी वैल्यू हो गई वाई।
फिर इस y को यहाँ ले गए प्लस साइन के साथ, तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों है? अगेन कि इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद थे, इस वजह से। ठीक है, अच्छा, फॉर्म अ सुटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस। हिंट यही है कि अब आप बताएं कि इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं। हाँ जी, कितने मौजूद हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 2 है सर। 2 हैं, एग्जैक्टली। तो इन दोनों को आपने करना ये है कि जब ये 2 है ना, तो आपने इसका मतलब है ऑर्डर कितना बनेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा? 2 सर। एग्जैक्टली 2 होंगे। अच्छा जी, अब 2 का मतलब ये है कि आप इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे। तो चलें लेके वो दिखाएं, लेके दिखाएं, अपने पास लिखें किसी जगह पे। सर ये हो जाएगा 2ax हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सर 5bx4। ठीक है, एक्स पावर। एक और डेरिवेटिव ले लेंगे तो सर तकरीबन 2a हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा 20bx3। 20bx3, एग्जैक्टली। अब जब सेकेंड ऑर्डर तक आप पहुंचे, ठीक है जी ना, सर। सेकेंड ऑर्डर तक जब आप पहुंचे तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो एक ए के साथ जो एक्स था वो ख़त्म हो चुका है, वो जी सर, ए हो गया है। 2a हो गया है। एग्जैक्टली 2a हो गया, सही है। तो इसका मतलब आपका ये है कि आपका ए भी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही आपका बी ख़त्म हुआ, बी जबकि हमें खत्म। रिमूव करने थे। अब आपने ऐसे सब्स्टिट्यूशन करनी है, ऐसे एलिमिनेट करना है कि ए और बी भी गायब हो जाए। सही है, ए और बी भी गायब हो जाए। इसके लिए जो है आप इसी तरह की सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे ऊपर दिया हुआ है। सही, सब्स्टिट्यूशन करेंगे या प्लस माइनस करवाएंगे किसी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में। सही, इस तरह से आपका कुछ हासिल होगा, क्योंकि आपके पास क्या हो गई, कितनी इक्वेशन आ गई हैं। एक इक्वेशन गिवन और 2 इक्वेशन आपकी कहाँ से निकली? डेरिवेटिव निकल कर। 2, हाँ 2 वो हो गए। 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, यानी कि 2 आपको अननोन है, ए और बी। तो अब आप जो है वो कुछ सब्स्टिट्यूशन करके या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। सही, नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा, एक समझ में नहीं आया वाला स्टेप। ऊपर देखोगे तो आ जाएगा, जो आपको एग्जांपल नंबर 2 समझ में आ गई थी इस टाइम। एग्जांपल 2 समझ में आई थी ऊपर। हेलो, चलेगा सर शायद वो हम्म, चलेगा सर शायद। एग्जाम्पल टू थर्ड स्टेप तक आई थी समझ में सर, उसके बाद एलिमिनेशन नहीं आए। वो एलिमिनेशन यही, वहाँ पे भी तो यही किया हुआ एलिमिनेशन, एग्जांपल नंबर 2 पे है। वैसे चलो यहाँ ट्राई करते हैं।
ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई आपके पास। यस सर। हाँ, अब तो दो तरीके हैं, इन तीनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हो आप। तीनों में से कौन सी बेस्ट रहेगी? एक ये है। सर फर्स्ट बेस्ट है सर, यही बेस्ट है। एक्स इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो तकरीबन कुछ आ जाएगा सर। नहीं, आप इसको इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें, ये भी बहुत बेस्ट है, आपस में यूज कर लें। इसको अगर आप डिवाइड करवाते हैं दोनों आपस इक्वेशन में, ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो है ना, ये तो 1 हो जाएगा ये सर। 2 है, ये 2 है। सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि नहीं यार, ये सही नहीं लग रहा कैंसिल आउट वाला। और ये हो सकता है कि आप क्या करें, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालें, ठीक है ना, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी? कुछ ऐसे निकल आएगी। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे बी, बल्कि माइनस का बी, और यहाँ आ जाएगा वाई 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है, वाई डबल डैश में एक ही वैल्यू आ गई ना आपके पास, सही है। यस सर। हाँ, यस यहाँ सर। रख लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सही है। फिर इस तरह जो है वो सब्स्टिट्यूट वगैरह करके उसकी वैल्यू को, जो बी की वैल्यू निकलेगी वो आप यहाँ पुट कर देंगे, ए भी आ जाएगा, ठीक है। ए भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। फिर दोनों जब ए और बी आ जाएंगे तो फिर उसको एक दफ़ा यहाँ पुट कर दीजिए, एक दफ़ा यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। अब हो जाएगा। यस सर। ओके। सर इसका आगे आंसर क्या है? इसका आंसर कोई लिखा हुआ थोड़ी है यार, तरीका सारा बता दिया मैंने आपको। यहाँ से ए आ गया, लेकिन ये आरजी ए आया है जिसके अंदर आर्बिट्ररी ए बी भी मौजूद है, इन टर्म्स ऑफ बी आया है। फिर आपने जब ये वाली वैल्यू उठा के जब आप यहाँ रखेंगे, फिर आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन बी की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बी, ये वाले जो बी है यहाँ आ जाएगा। फिर वहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वहाँ से बी की वैल्यू आरजी निकलेगी ना, वो वेरिएबल की फॉर्म में होगी, फिर वो उसके अंदर ए मौजूद नहीं होगा, ठीक है। फिर वो वाली जो भी वैल्यू यहाँ से निकलेगी बी की, उसको आप दोबारा यहाँ पुट कर दीजिएगा। जब यहाँ पुट करेंगे ना तो ए भी जो है ना वो विदाउट बी हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। जब बी की वैल्यू आएगी तो ए विदाउट बी हो जाएगा, यानी कि ए का जवाब भी जो है वो विदाउट किसी एनी कांस्टेंट आएगा, यानी कि वेरिएबल्स मौजूद होंगे उसमें, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। तो एक दफ़ा यहाँ से जो नीचे से बी निकला होगा और यहाँ से जो ए निकला होगा फाइनली, वो दोनों ये वाला ए और बी फिर अगेन इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, सही है। सर हमने डबल डेरिवेटिव, वो जो आपने डिवाइड वाली क्वेश्चन अभी बताया था ना, दोनों को डिवाइड करने का, उससे एक आंसर निकाला तो है, लेकिन कंफर्म करना था कि वो सही है या नहीं। सर आप हेलो, आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा आपने सही निकाला कि नहीं। ओके सर। जो भी आपने निकाला है आप शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको देख के बता दूंगा कि भाई आपने ये सही किया कि नहीं, कि दोबारा ट्राई करनी पड़ेगी आपको।
अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब टॉपिक आया है। अच्छा, एक और बात है, इससे पहले कि मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ यहाँ पर। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि क्वेश्चन यही है लेकिन इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ। इसको जो है आप आसान है, इसको तो मुंह जबानी भी कर सकते हैं, लेकिन चले आप कॉपी पेंसिल से कर लें। ये गलत लिख दिया मैंने। चलें जी, सबसे पहले तो ये बताएं इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? 3 सर। 3 3। ABC। तो इसका मतलब ये तो जो है वो तीन ऑर्डर तो उसका निकलना चाहिए ना। ऑर्डर इसका 3 होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। Yes, sir. तो हाउ मेनी टाइम्स वी टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन? 3 टाइम्स। 3 टाइम ना। तो 3 3 times, टाइम sir. करें, फिर आप उसके फर्स्ट टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम क्या होगा, करते जाएं। So थर्ड पे 0 हो रहा है सर। थर्ड पे 0 हो रहा है। कोई आर्बिट्ररी थर्ड पे 0 होने के बाद कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है? No, नो sir. सर। हम्म No, sir. No. नहीं आ रहा. नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फायदा हो गया। हमें अब रिमूव करने की भी साथ ही साथ रिमूव हो गए। जब पहला डेरिवेटिव लिया तो सी गया, जब दूसरा लिया तो बी गया, और जब B, तीसरा yeah. लिया तो ए भी गया। Yes, ठीक है ना। sir. तो ये एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें हम डेरिवेटिव ले रहे थे, तो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी रिमूव हो रहे थे। सही है ना। तो यहाँ पे Yes, आपको sir. एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एलिमिनेट खुद ही हो गए बाय टेकिंग डेरिवेटिव्स। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बन गई आपके पास ऑर्डर 3 की। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी कोई अगर बाकायदा डेफिनेशन लिखना चाहता है तो लिख ले, बल्कि लिखना क्या चाहता है लिखें, लाजमी लिखें। हाँ जी, तैयार हैं? इसमें अपने पास किसी चीज़ में नोट कर लें, अ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम is related to hello a differential equation problem is related to same values of independent variable
same values of independent variable is called initial value problem. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गई आपके पास। फिर एक दूसरी डेफिनेशन लिखें, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन या प्रॉब्लम। ठीक है, एक दूसरी हेडिंग छोटी सी लिखें डेफिनेशन इसमें, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस कहते हैं इसको, ये डेफिनेशन का नाम है। ठीक है, इसमें लिखें अ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम is related to different values of independent variables. A differential equation problem is related to different values of independent variable is called boundary value problem. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस थी। ठीक है, इन डेफिनेशंस के बाद अब आपको कुछ पहचानने हैं, कुछ प्रॉब्लम। नो सर। क्या हो गया? नो सर, आसान होगी ना सर ये इनिशियल कंडीशन का? जी इनिशियल कंडीशन में सेम रहेगी सर, वो होगी डिफरेंशियल की, और बाउंड्री में सर डिफरेंट हो जाएंगी। क्या चीज़ हो जाएगी? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी वैल्यूज बोल रहा हूँ, जो डिपेंडेंट, जैसे कि ये अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि ये आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, इसके नाम पे गौर मत करें भी, ये आपने खुद पहचानना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है। ये आपके पास क्या है? इसकी जो है वो इनिशियल कंडीशंस है, ठीक है। तो अब आप सॉरी कंडीशन है कोई, अब हमें ये भी नहीं पता है कि इनिशियल है या बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि आप ये क्या है? तो सर वाई है सर, दोनों में वाई और वाई वो डिफरेंस, उसमें दोनों में 0 0 सेम है, सेम वैल्यू है। हाँ देखें, एक कहाँ पर? फिर ये वाई ब्रैकेट मतलब जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू दोनों में सेम है। हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ये जो है वाई ऑफ जीरो, ये जीरो है जो वो एक्स की जगह पर है, इसी तरह वाई डैश ऑफ जीरो ये एक्स की जगह पर है। तो ये जो ये वाला जीरो है जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ये इंडिपेंडेंट की वैल्यू होती है। तो क्योंकि ये दोनों सेम है। अच्छा, अगर एक ही वैल्यू होती, सिर्फ यही होती, ये ना होती, तो फिर एक में तो बड़ा आसान हो जाता ना। एक में जो होती है वो खुद ही से कंपेयर हो जाती है और वो सेम हो जाती है, ठीक है। एक से ज़्यादा के लिए भी ये बात फिट हो रही है कि सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू से ये सेम है। तो देयरफॉर दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। फिर आ जाए दूसरे वाले पे नीचे, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 और y1 ऑफ इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो कंडीशन दी हुई, ये कौन सी कंडीशन है? बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। दो तरीकों से बोल सकते हैं। वजह क्या है?
सर ब्रैकेट की वैल्यू इंडिपेंडेंट 0 1 है सर, सेम नहीं है। सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बाउंड्री वैल्यू कंडीशन की आपको डेफिनेशंस तो मैंने प्रॉपर बता दी हैं, लेकिन जैसे कि अगर इसमें कुछ सवालात हैं वो मैं आपको ना कुछ पिक्स वगैरह लेके ना, इसके अलावा जो मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप करो अपना। हाँ, व्हाट्सअप कर दूंगा उसकी पिक्स लेके। तो अगर उसमें कुछ जो ओके चीज़ सर। समझ में ना आए, हाँ उसमें जो चीज़ समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो वो बुक वगैरह के कुछ वो होंगे पिक्स, वो तुम्हें मैं भेज दूंगा। सही, तो अब हमारे पास ये है कि और एक्सरसाइज भी भेज दूंगा उसके साथ ही। अब हम जो है वो नए टॉपिक पे जाते हैं अपने, वो है मेथड्स के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जो है हमारा फोकस ये फिलहाल 5 मेथड्स पर है। पहला सेपरेबल होगा, फिर होगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस के और इसी में डिवाइड कर देंगे नॉन होमोजीनियस में। फिर होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी के अंदर नॉन एग्जैक्ट भी आएंगी बाद में। फिर आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आएगी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इसके अंदर एक और रखेंगे ट्रॉजेक्ट्री, वो देखेंगे बाद में। तो मेन जो है वो ये है, बाकी से जो एसी की जो है वो स्पेशल काइंड्स वगैरह हैं या इसी से रिलेटेड है। अच्छा जी, हाउ टू आइडेंटिफाई कि सेपरेबल इक्वेशन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन है हम यहाँ पे खुद से लिख लें। वो ये है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ सेपरेबल की, तो हम यहाँ लिखेंगे, वो और ज़्यादा अच्छी होगी जो इस यहाँ पे लिखी हुई है। आ डिफरेंशियल इक्वेशन अब मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा। ये मैंने DIFF डिफरेंशियल के लिए लिखा है, और ये EQ जो है मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन के लिए। तो क्या हो गया, आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप या ऑफ द फॉर्म ठीक है, अगर इस तरह की हो कोई इक्वेशन कि कैपिटल F ऑफ X ब्रैकेट में और कैपिटल G ऑफ Y dx plus small f of x small g of y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर एक इक्वेशन इस तरह की है तो इसको हम कहेंगे is called
is called a separable equation. ठीक है ना, सही है। ये मैंने नीचे ब्रैकेट इसलिए लगा दिए कि ये सेपरेबल इक्वेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कि इट मे बी रिटन एज यानी कि जो अब इक्वेशन मैंने लिखी है ठीक है जी। तो ये है सेपरेबल इक्वेशन की डेफिनेशन प्रॉपर। इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ना कि आप इसे देखें जो स्लाइड पे लिखा हुआ। तो आप जब भी दें तो ये वाली दें, ज़्यादा बेहतर है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल जी ऑफ वाई डी एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्मॉल जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी डी वाई और डी एक्स मौजूद हो, डी एक्स के साथ भी एक्स और वाई के फंक्शन मौजूद हो सकते हैं, डी वाई के साथ भी एक्स और वाई के फंक्शंस प्रोडक्ट की शक्ल में मौजूद हो सकते हैं। अब आपने उनको स्प्लिट या आपने ऐसे उसको अरेंज करना है कि तमाम एक्स के फंक्शन शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स डी एक्स और तमाम वाइज के फंक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स डी वाई। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि ये अरेंजमेंट कैसे आई होगी। जिसको समझ में नहीं आई तो वो बता देता हूँ ये अरेंजमेंट कैसे आई होगी। कि सबसे पहले तो इन दिस इक्वेशन अबव इक्वेशन क्या करूँगा, वी द सेकंड टर्म वी शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड विद नेगेटिव साइन, है ना। ये जब यहाँ चली जाएगी तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा कि ये जो दो टर्म्स होंगी, छोटा वाला स्मॉल एफ ऑफ एक्स और स्मॉल जो है वो जी ऑफ वाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे एंड वी क्रॉस दी मल्टीप्लाई इनटू दी डिवीजन। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो टर्म होगी
राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई जो हम यहाँ लेके गए होंगे उन दोनों को शिफ्ट कर देंगे इन द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, नीचे आ जाएंगे। बल्कि एक मिनट, थोड़ा सा गलत कर दिया, दोनों को नहीं शिफ्ट करूंगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाले को शिफ्ट करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स वाले को शिफ्ट यहाँ करूंगा और ये जो और उसके साथ जो है ये जो ये है कैपिटल जी ऑफ वाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ नीचे जाके क्या हो जाएगा, वहाँ नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, वो जो पूरी टर्म होगी जो राइट साइड पर होगी उसको दोबारा उठा के लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा। जब लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी। इक्वेशन मे बी रिटर्न एज दिस इन दिस फॉर्म। ठीक है, समझ में आया ये कैसे अरेंजमेंट हुआ होगा। तो अब ये क्या हो गया, सेपरेट हो गई। ये गिवन इक्वेशन सेपरेबल थी अगर तो वो सेपरेट हो जाए। ठीक है ना, ये गिवन इक्वेशन सेपरेबल थी, हमने उसको सेपरेट करके दिखा दिया जी। तमाम x वाले फंक्शंस, ठीक है ना, ये स्मॉल कैपिटल f जो x के ऊपर डिपेंड करते हैं वो dx के साथ आ जाएंगे, और तमाम y's वाले फंक्शन यानी कि स्मॉल और कैपिटल g ऑफ y जो है वो तमाम के तमाम जो है वो अगर dy के साथ आ जाएं तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और अगर ये वाली चीज बन जाए तो हम वी कैन इजीली नाउ इंटीग्रेट, इसको हम इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते y, क्योंकि जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे तो हमें तो लेना पड़ेगा dx के रिस्पेक्ट से, तो वहाँ पे dy भी आ रहा होगा फंक्शन, तो हम उसका इंटीग्रेट नहीं ले सकेंगे, दो अलग अलग फंक्शन आ होंगे। हाँ, जबकि हम यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन लगाएं और यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन लगाएं तो हमें x के रिस्पेक्ट से लेना होगा, तो चूंकि दोनों फंक्शन x के होंगे तो लिहाजा बड़े आराम से हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दोनों फंक्शन y के होंगे तो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थे। और इक्वेशन वो इक्वेशन जिसको हम सेपरेट कर सकें वेरिएबल्स, ऑल द फंक्शन which are depend upon x shifted toward dx and all depends upon y functions shifted towards dy, that type of differential equation is called separable equation। ठीक है, तो हम ये इस तरह की इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम एक्स, ये इसके ऊपर जो है वो एक्सरसाइज आ जाएगी हमारी। एक सवाल आया है, कहते हैं कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये ना भी लिखें तो हम सिर्फ ये लिख देंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला स्टेप क्या है जी, पहले स्टेप में क्या किया है, अब हमने यही करना है कि तमाम x वाले x की तरफ भेज देने, तमाम y वाले फंक्शन टूवर्ड्स y शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे y कितने के फंक्शन है, एक नीचे दिया हुआ है ये पूरा और एक ऊपर दिया हुआ है ये cos x के साथ। तो इसका मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, y नीचे चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो पूरा है 1 + 2y की स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, dy के साथ देखें ये यही हुआ है, और फिर ये जो dx है ये चला जाएगा cos x के साथ। ठीक है, अब हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बल्कि इंटीग्रेट करने से पहले हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या होगा, एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके करके दिखाता हूँ इस स्टेप के बाद। तो क्या होगा, अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूँगा तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये एक्स वाई जो है इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या,
सॉरी गलत कर दी मैंने, ये आएगा 2y यहाँ पर आएगा dy। अब हम कर देंगे नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी एक सी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस स्टेप के बाद यहाँ आ जाएं ये वाली लाइन पे। अब आप जब इंटीग्रेट करूंगा 1/y को तो क्या आ जाएगा ln y, और 2y को जब करूंगा तो क्या हो जाएगा 2y² आएगा। वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या y²। और cos का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन करें तो साइन आता है और प्लस सी ऐसे आएगा। समझ में आया कैसे आया ये आंसर? यस सर। ओके, अब इसके बाद जो है वो इनिशियल, अब जो है ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मैंने बताया था लास्ट टाइम क्लास में कि जहाँ पे ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये तो इसकी वजह से फैमिली ऑफ फंक्शंस बनते हैं, यानी कि कोई एक वैल्यू नहीं होती, बहुत सारे कर्व बनते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं जो हमने पीछे देखा था हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती है। जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो पहले जनरल सॉल्यूशन मिलता है हमें, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो प्रॉब्लम यानी कि जो जो जिसके अंदर कंडीशंस दी हुई हो, आइदर वो कंडीशन जो है वो आपके पास हो इनिशियल की या बाउंड्री की। ठीक है, तो उस सूरत हाल में आप क्या करते हैं, वहाँ पे उसी सॉल्यूशन को आप स्पेसिफिक बना सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, अब आप ये करेंगे कि जो आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन है ये उठा के आपने यहाँ लिख ली व्हेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया y ऑफ 0 = 1। इसका मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू आपने 0 रखनी है और y की वैल्यू आपने 1 रखनी है। y कितने के बराबर है 1 के, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0 के बराबर है। अब आपने 0 यहाँ रख देना साइन के डोमेन में, और y की जगह पे आपने लिख देना है ln1, फिर यहाँ लिख देना है +1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ये ln1 0 होता है और ये तो 1 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 बराबर होता है, तो डायरेक्ट जवाब क्या आया, c किसके बराबर आ गया, c 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये आपने c1 जो है इसको आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, जैसे कि नीचे आपको फाइनल आंसर में लिखा हुआ है स्टेप नंबर 4 में। चाहे स्टेप ना लिखें आप, तो आपको समझाने के लिए थे, तो जो मैंने जिस तरीके से बताया आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो c आपने 1 रख दिया, ठीक है, आपने अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन क्या बन गई ln y + y² = sin x + c। तो अब जो है वो c की जगह पे उसकी फिक्स्ड वैल्यू आ गई, तो दैट इज कॉल्ड योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आफ्टर यूजिंग कंडीशंस या कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला जो है जहाँ पे मैंने उसको ब्रैकेट वो उसको बनाया हुआ है, हाईलाइट किया है और बॉक्स बनाया हुआ है, ये जनरल सॉल्यूशन है, और लास्ट वाला आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर कैसे बनता है, जनरल से ही बनता है, जब आप उसके अंदर कंडीशंस की वैल्यू रख देते हैं x और y की, वहाँ से निकल आता है आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू डिसाइड हो जाती है। फिर वो आप दोबारा अपनी जनरल सॉल्यूशन में रखते हैं और उसको पर्टिकुलर बना देते हैं। ठीक है, नीचे वाला आपके लिए है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और ऊपर वाला